सेक्शन 25 कर दिया, 138 कर दिया, 316, 318 कर दिया। तो आर्बिट्रेशन के साथ ये कार्रवाई की जा सकती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैटर ऑफ कोर्ट 3 कार्रवाई है, मैं एक ही तरीके से बताऊंगा, तीनों के लिए एक ही नियम लागू होंगे। सेक्शन 25, 316, 318 और 138, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब इन 3 चीजों में बार बार इनका सवाल एक ही था कि सर हमको वकील कब हायर करना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप में से कभी भी किसी व्यक्ति ने मुझे कोर्ट का समन भेजा है, डेट लंबी होगी तो मैंने ये कहा होगा कि मैं वहां के वकील साहब के नंबर आपको शेयर करूंगा। बात मैंने नहीं जाता, आपने मुझे एडवोकेट के नंबर बताए थे, मैं इनसे बात कर लेगा और फिर मैंने बात की, उन्होंने सुना। ठीक, कर दिया, निपटा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम है, अगर मैं चाहता तो आप लोगों को ये कह सकता कोर्ट का समन है, कोई दिक्कत नहीं, तनाव मत लो, आप मुझे भेज दो, आप मुझे भेज दो। मैं ई कोर्ट में केस सर्च कर लेता, शाम को रिफ्रेश करके कहता सर नई तारीख ये है, आप मुझे पेमेंट जमा करा। ये है इलीगल प्रैक्टिस। आपको जब भी किसी कोर्ट का समन आएगा तो मैं आपको वहां के वकील साहब का नंबर दे दूंगा और मैं खुला कहता हूँ उन वकील साहब से मेरा कोई लेना देना, मेरा कुछ नहीं रहेगा। आप आपस में व्यक्तिगत बात करो और उनसे बार्गेनिंग करनी है, बार्गेनिंग करो, और नहीं जम रहा है दूसरा कोई दिक्कत नहीं। सर फिर भी अंदाजा फीस क्या होती है सर उन लोगों की? अच्छा, मेरी बात तो पूरी होने दो। सॉरी, जब मेरी पूरी बात हो जाए ना, हमारे कोई भी साथी आपसे कोई ज्यादा फीस नहीं करेंगे। आप जैसे ही नाम लोगे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने नंबर दिया, मैंने खुला कहा हुआ है कि मुझे किसी मैटर में 1 रुपया नहीं चाहिए, जैसा लोग करते हैं। आप सीधा उनसे क्या कम ले सकते हो कम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 223 का नोटिस आया, कॉग्निजेंस का नोटिस आया, ठीक है। तो 223 के कॉग्निजेंस नोटिस पे क्या हमको वकील हायर करना चाहिए? पहला सवाल। तो मैं ये कहूं कि अगर यहाँ पर आप वकील साहब हायर कर रहे हैं तो आप वकील साहब को कहोगे कि वकील साहब इस मैटर में यदि आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो और मुझे उस ऑब्जेक्शन की कॉपी भेजते हो तो ही आप एंटरटेन करो। बाकी अगर तारीख देखनी हो तो मैं खुद ई कोर्ट पे देख सकता हूँ। मुद्दे की बात बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम ज्यादा, अच्छा जब मैंने आपको नंबर दे दिया, मैं अब इतना तो मुझे बता चुका हूँ। अब अगर वकील साहब ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा, तो ये मान के चलना आपकी तारीख मान लीजिए 1 जुलाई 25 है और यहाँ पर वकील साहब ने इस डेट पे ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। ऑब्जेक्शन किस बेस पे फाइल होता है? आपने प्रायर नोटिस दिया है, आपने सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई दिया है, जुडिक्शन आधार है, मल्टीपल ECS का लगा दिया, टोटल अमाउंट का हिट कर दिया, तो यहाँ पे पहली एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। पहली एप्लीकेशन ये लगेगी कि मेरी पार्टी जयपुर क्षेत्र की है, कलकत्ता में मुकदमा हुआ है, यहाँ आने में असमर्थ है, मुझे वकील के रूप में अपॉइंट किया है, मैं अपनी अंडरटेकिंग पेश कर रहा हूँ, अगली पेशी पे मैं वकालतनामा पेश कर दूंगा, इस मैटर को मैं ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो मुझे लोन के डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए जाए। पहली एप्लीकेशन कोर्ट में क्या फाइल होगी? मुझे लोन के डॉक्यूमेंट यानी कि कंप्लेंट की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी और सारे वो डॉक्यूमेंट जो अपन ने प्रायर नोटिस और सेक्शन 25 में लिख रखे, मैंने दावा किया है कोई भी कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं देगी, हम लटका रहेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन फाइल होने के बाद डेट मिल जाएगी, क्योंकि उनके वकीलों के पास ये डॉक्यूमेंट होते ही नहीं, उनके पास केवल एक 8-7 रिपोर्ट, भेजे गए नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, एक POA पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, कंपनी की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल वही जानकारी होती है, दूसरी कुछ भी नहीं। और आपने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट उनके पास होते ही नहीं है, उनको कंपनी को मेल करनी पड़ेगी। और जब वो कंपनी को मेल करेंगे, अगली तारीख यदि आपके वकील साहब को डॉक्यूमेंट मिल गए, अपने वकील साहब, तो अपने वकील साहब डॉक्यूमेंट लेके कहेंगे ठीक है मैं अगली पेशी पे ऑब्जेक्शन पेश करूंगा। कितनी डेट निकल गई? 1, 2, 3 निकल गई। केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ, केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ, और यहाँ पर वकील साहब ने जो है चौथी पेशी पे अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया। वैसे मैं कहता हूँ
ऑब्जेक्शन फाइल करने की बारी नहीं आएगी जब आप वो डॉक्यूमेंट की डिमांड करोगे जो अपन ने प्रायर नोटिस में लिखे, जो अपन ने सेक्शन 25 में लिखे। अगर वकील साहब चाहे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस जजमेंट के आधार पर जिसमें ये कहा गया है कि विधिक प्रतिरक्षा के रूप में जवाब नोटिस के आधार पर जो दस्तावेज मांगे गए वो उपलब्ध नहीं करवाए गए, केस खारिज किया जाए, केस खारिज। यहाँ तक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन वकील साहब ने फाइल किया और ऑब्जेक्शन की कॉपी सामने वाले वकील साहब को मिली। सामने वाले वकील साहब अगली तारीख पे उस पर बहस करेंगे, अगली तारीख को निर्णय होगा कि कॉग्निजेंस होगा नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल निकल जाते हैं, केस दर्ज नहीं हुआ। अपन कहते हैं जमानत के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे जमानत के लिए आपको तब जाना पड़ेगा जब आप एक्यूज्ड होंगे, जब आप अभियुक्त होंगे, जब आप आरोपी होंगे। कोर्ट ने आपका पक्ष सुनने के लिए बुलाया, तो प्री कॉग्निजेंस में तभी जाना है। प्री कॉग्निजेंस वकील साहब को कहना है कि भाई आप ये चीजें ध्यान रख लो। मैं ये वीडियो इशू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इस लोकेशन का जो वीडियो है आप इसको सुन के आप ये चीजें वापस नोट डाउन कर पाओ, ठीक है। तो वकील अपने को हायर करना है। बाकी अगर तारीख ही देखनी है तो गूगल पे जाओ, ई कोर्ट में केस सर्च कैसे करें, तो ई कोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड की, स्टेट वेस्ट बंगाल, शहर कलकत्ता, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अपना केस को सर्च करके तारीख दे लो। तो ये चीज होनी चाहिए सर। आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। ये होने के बाद अगर ये चीज प्रक्रिया चलेगी ना, यहाँ आपको जमानत की बात ही नहीं आती है। और मान लीजिए बड़ा मामला है, ठीक है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, डायरेक्ट इसकी रिवीजन फाइल हाई कोर्ट में, आपको जाने की जरूरत ही नहीं। अब सर अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं वकील साहब हायर करूं, मैं किससे बात करूं? कोई दिक्कत नहीं। 223 का कॉग्निजेंस का नोटिस आया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपको कोर्ट का समन आया, आप समन पर भी वकील साहब से बात कर सकते हैं कि सर इस मैटर में समन आ गया है, मुझे कॉग्निजेंस में मुझे ध्यान नहीं था, मुझे कॉग्निजेंस पे आपत्ति लेनी है, हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करनी है। वो आपसे वकालतनामा मंगवाएंगे, आगे आप प्रोसेस करेंगे। समन पे भी नहीं जा पाए तो बेलेबल वारंट, जैसे अभी किसी साथी ने कहा था, एक दिन बैठे थे, किसने कहा था कि बेलेबल वारंट में पुलिस ने कैसे बैठा दिया। तो इतना नॉलेज हमको होना चाहिए कि हम बेलेबल वारंट को कैसे पहचाने। वारंट के अंदर एक नीचे राशि लिखी होती है 1000-2000, वो किसी को देनी नहीं है, मतलब ये श्योरिटी है कि आप उस तारीख को कोर्ट में अपियर होंगे। इस तारीख पर भी आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अरेस्ट वारंट होता है। अरेस्ट वारंट के अंदर मैं आपको एक प्रोसेस याद आएगा मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे एक बैचमेट एडवोकेट ने हाल ही में मुझे ये कहा, सर राजसमंद में एक व्यक्ति ने गाड़ी पे लोड लिया, कलकत्ता में मुकदमा हो गया, तो फिर सर अरेस्ट वारंट आ गया। तो फिर पुलिस ने उसको बुला लिया और बैठा लिया, भाई तेरा तो अरेस्ट वारंट है, तुझे कलकत्ता जाना है, मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे फोन किया, ठीक है आगे, मैंने आपको फोन किया, मेरे को फोन किया, हाँ कब? शाम को। तो फिर मैंने क्या कहा, मैं तो भूल जाता हूँ, आपने फोन नहीं उठाया। मैं शाम का फोन मेरे लिए फिक्स है, मुझे अपने लोगों से बात करनी है, बाकी इसका होता कल करता हूँ। तो मेरे को फिर आपने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, भाई को गिरफ्तार कर लो और लेके जाओ। यानी कि राजसमंद के व्यक्ति को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले जाना, मजाक है, ठीक है ना? हाँ, मतलब कितनी लंबी प्रक्रिया है, खुद के खर्चे पे जाना है। पार्टी तो जाते ही जमानत तुरंत हाथों फ्री, क्योंकि तुरंत बैल होती है। तो इतना पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक ये प्रक्रिया आती है ना, क्या लोन सेटलमेंट हो जाते हैं। इसीलिए अपने को कभी डरना नहीं है। कभी कोई पुलिस वाला भी कहता है कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो गई है, वह एक काम करो ना, डायरेक्ट कहना BNSS, कुछ शब्द याद कर लो, BNSS 35 का नोटिस भेज दो मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, व्हाट्सएप पे भी नहीं है, ठीक है ना? BNSS 35 का नोटिस मुझे भेज दो। अगर कोई कहता है FIR दर्ज हुई है, कोई कहता तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उनको कहना कंप्लेंट में पार्टी का जाना
नहीं जाना मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ बातें क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, जांच आई है, एक ये फोन बहुत आता है 130